फायदा यह है कि आपको कोई आर्थिक तकलीफ हो तो वो मदद करते हैं। नुकसान यह है अगर उनकी बहन को तकलीफ हो तो वो स्पेशल मदद करते हैं। और गलती से अमीर ससुराल मिल भी जाए तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने फोन भी किया अपने भाई को तो डिस्टेंस ज्यादा है तो इतने आते आते आदमी का गुस्सा थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो मैंने इस चक्कर में राज्य बदल लिया। मेरे को पता था कभी प्रॉब्लम आ तो सकती है। तो क्योंकि सरोज ने शायद नहीं बताया, हम एक्चुअल यूपी से हैं, मुरादाबाद, और 1995 में यहाँ आ गए। नहीं पढ़े तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। फादर की इच्छा थी, 4 भाई थे, और उस समय फादर गांव के प्रधान हुआ करते थे हमारे, और यहाँ सरपंच बोलते हैं। यू नो सरपंच मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। अच्छा, अभी चल रही है। अच्छा, उसी की चल रही है। तो आदेश करते थे वो, और मेरे को याद है कि जब मैं लगभग 6 साल उम्र हो गई होगी, 6 साल के बाद वो मेरे को स्कूल ले गए। और उस समय बच्चे को एडमिशन नहीं दिलाया जाता था, भर्ती कराया जाता था। आज तो ये फैशन बन गई 3-3.5 साल में बच्चे को, और मैं आज भी कहता हूँ बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ये बड़ी फैशन है, क्योंकि उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है। मेरा पोता भी जब 5 साल का हुआ हमने तब एडमिशन कराया। हालांकि उसके माता पिता नाराज हुए, उन्होंने कहा आपका जमाना अलग था, अभी अलग है, अभी पढ़ाई चाहिए। मैंने कहा बिना पढ़ाई के काम चल रहा है। कामयाबी के लिए पढ़ाई का कोई मैटर है ही नहीं, इसके लिए हम बात करेंगे। तो स्कूल ले गए, और उन्होंने जो वहां उस समय प्रिंसिपल नहीं होते थे, आपका तो स्कूल है, हेड मास्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने हेड मास्टर साहब से कहा ये मेरा बच्चा है, इसको भर्ती करो और इसको पढ़ाओ, और अच्छे से पढ़ाना, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, और आपको लगे ये पढ़ने में अच्छा है तो इसको क्लास बदलवा देना हर साल। कमजोर लगे तो उसी क्लास में इसको जब तक आपकी इच्छा हो रखना, और तब क्लास बदलवाना। तो उन्होंने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। शायद पिताजी की बात उनको ज्यादा समझ आई, जो भी रहा। और उसके बाद पढ़ाई का कैरियर खत्म हो गया। तो गांव में बचता है खेती, तो थोड़ा गुस्से वाले थे मेरे फादर। तो उन्होंने आके मेरी माँ से कहा कि ये भी खेती करेगा, और ये कह के वो चले गए। तो मेरी माँ ने मेरे से पूछा तू खेती कर पाएगा? जैसा भी सरोज ने कहा, अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के ठीक हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कमजोरी का, कि जब तेज हवा आती मेरी माँ घर के बाहर निकल के देखती थी बच्चा बाहर तो नहीं है, और जब वो देख लेती थी बाहर नहीं है तो कोई अंदर ही होगा, तो वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। और जैसा सरोज ने कहा कि ये नेचर होता है कि आदमी जिस जगह जन्म लेता है वहां कोई भी काम करने में थोड़ा सा उसको शर्म महसूस होती है। तो मेरी माँ ने मेरे से एक बात कही कि बेटा खेती तेरे से होगी नहीं, तू कोई जॉब ढूंढ, और जॉब ऐसा ढूंढना जिसमें मेहनत कम हो, चाहे पैसे कितने भी कम आए, मैं हूं ना तेरे पीछे, लेकिन मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपनी मार्कशीट लेकर 6 साल तक यूपी गवर्नमेंट को दिखाई। लास्ट में एक बहुत अच्छे अधिकारी मिले, उन्होंने लास्ट में जब वो मार्कशीट देखी तो उन्होंने कहा बेटा इस मार्कशीट को ऐसी जगह रखो जो फिर आपको भी ये दिखाई ना दे, क्योंकि ये काम नहीं करेगी। तो 6 साल भी बिगड़ गए। मैंने माँ को कहा माँ जॉब तो नहीं मिल सकती। बोले बेटा फिर क्या करोगे? ऐसा करो तुम शहर बदल लो, किसी शहर में छोटा काम करोगे तो तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी।
तो शादी हो चुकी थी और फिर हमने राज्य बदल लिया। लेकिन एमपी गवर्नमेंट को मैं थैंक्स देता हूँ कि 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। इन्होंने मेरे को कृषि उपज मंडी में 2075 का जॉब दिया। और अभी जैसा सरोज ने कहा कि 2075 में परिवार को चलाना थोड़ा सा शहर में डिफिकल्ट तो है। 800 रुपए मकान किराया, लाइट बिल, नल, बच्चे की फीस, किराना, दूध। और सरोज ने एक बात कही, वो टीवीएस चैंप हुआ करती थी उस समय हमारे पास। यू नो टीवीएस चैंप? टीवीएस चैंप को अगर आप समझना चाहते हो तो उसका नो किक, नो गियर, नो क्लच, वो टोटल एक्सीलेटर पे ही आधारित होती है। और उसको आपको कोई घाटी वाटी चढ़ाना हो तो उसका 1 किलोमीटर दूर से मौसम बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं टीवीएस चैन। वो थी हमारे पास। और कॉलोनी में बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो हमारा घर थोड़ा चढ़ाई पे था, तो वो अचानक कोई बच्चा क्रॉस हुआ और ब्रेक लगाए तो फिर वो नहीं चढ़ती थी। तो उसमें मैं टीवीएस चैन की गलती नहीं मानता था। मैं सरोज को यही कहता था कि ये मेरे को लेकर तो चढ़ती है, तो इसने मेरे को तो कभी मना नहीं किया। तो कहीं ना कहीं तुम अपने आप को चेक करो कि शायद कुछ कम करने की जरूरत है। जो भी रहा, जिंदगी चलती रही। और आरसीएम कृषि उपज मंडी में जॉब के लिए मैं जा रहा था, तो मेरे दोस्त को कोई आरसीएम की बात कर रहा था। अभी दुर्गेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसकी आगे बात करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। किसी और से, मेरा दोस्त से कोई और व्यक्ति बात कर रहा था, मैंने मेरे दोस्त को पूछा, भाई ये क्या बता रहा है? वो कहता है, अरे ये पागल काम है, फालतू काम है, ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती, तू अपने काम पे लग। मैंने कहा पूछो तो सही, है तो कह रहा कपड़ों में से पैसा आएगा। तो मेरे दोस्त ने सीधे मेरे से पूछा, तेरे कपड़ों में से पैसा आया? मैंने कहा नहीं आया। तो बोले कपड़ों में से कैसे पैसा आएगा, ये फालतू की चीज है। मैंने कहा समझ तो ले। बोले तो तू समझ ले, वो खड़ा है। मैं उसके पास गया तो मैंने उसको कहा, भाई साहब ये क्या है? बोले मैं समझता नहीं इसके बारे में। मैंने कहा उनको तो समझा रहे थे। बोले मैं इतनी बात बताई उनको कि मेरे एक रिश्तेदार ने 1480 का एक किट लिया और उनको 512 का चेक आया, मैं इतना ही समझता हूँ। मैंने कहा इससे ज्यादा समझना हो? बोले केयर ऑफ मैरिज हॉल, लोकन टाकी, 26 जुलाई 2002 मीटिंग है, वहां आ जाओ। मैंने कहा आप आओगे? हाँ आऊंगा। जब हम वहां पहुंचे तो वहां 8 व्यक्ति पहले थे, 9वां मैं था, 10वां कोई आया नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने बुलाया वो भी नहीं आया। और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का है, वो आज तक नहीं आया। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा एप्लाई मदद नहीं करता, मेरा एप्लाई मेरे को मीटिंगें नहीं देता, मेरा एप्लाई मेरी बात नहीं सुनता, तो हमारा तो गायब ही है। बिना एप्लाई के भी सफायर बना जा सकता है। क्योंकि यहाँ एक सिस्टम है, बस आप सिस्टम को फॉलो करें। और हम गोवा गए तो एक्चुअल तबीयत खराब रहती नींद की, लेकिन ये समुद्र में ही उस दिन हमने देखा कि विष्णु जी के बाद अगर कोई सेकंड व्यक्ति समुद्र में आराम कर रहा है तो सरोज है। क्योंकि विष्णु जी के बारे में कहा रहता वो समुद्र के बीच आराम से। तो हमने इनको कहा, मैंने कहा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, इतना समुद्र है ये। लेकिन बोले नहीं नहीं, एंजॉय करने दो। आने का ये उद्देश्य था कि पता नहीं उनके आने से किसी एक बेटी भी अगर इस मुकाम पर पहुंचती है, तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत कैसी भी हो मैं चलूंगा। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, और ये सच है, कड़वा है, कि आप इस सिस्टम को किसी के लिए करें ना करें, अपनी फैमिली के लिए जरूर करें। पता है क्यों? है तो कड़वा, लेकिन सच है। क्या हो तो मैं बोल दूं। इस भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं, मजबूरी में रहती है। ये कड़वा सच है। इच्छा से नहीं, मजबूरी में रहती है।
रहती क्यों है? भारत में बड़ी हुई है, भारत के संस्कारों में पली है। और भारत में जब एक बच्ची की शादी की जाती है, आप देखना हर माता पिता उसको एक ही बात बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वहीं। अगर उस समय उसको ऑप्शन दे दिया जाता, क्या लगता है आपको? और फिर हम कह रहे हैं सर क्या जरूरत है आरसीएम की, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा है, मेरी दुकान अच्छी है, मेरी खेती अच्छी है। उससे पूछो तो सही, वो इच्छा से है या मजबूरी में? और फिर भी डाउट हो तो आज घर जाके एक बात पूछना पत्नी से, और एकांत में पूछना, एक ही बात पूछना कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारा पति बनूं तो चलेगा? और एकांत में पूछना, और मेरे हिसाब से मत पूछना, क्योंकि शायद कोई ऐसा जवाब मिल गया फिर आप शायद उस दिन खाना नहीं खा पाए। हालांकि वो जवाब देगी नहीं, क्योंकि वो भारत के संस्कारों में पली है, पर वो मन मन सोचती है ये जन्म पूरा नहीं हो रहा, अगले में भी पूरी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं गुप्तगो क्योंकि मैं जब जॉब में था, ये है सरोज सामने साक्षात, ये एक ही बात बोलते थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। ये बात सुनना कभी पत्नी के मुंह से, तब पता लगेगा। तो दर्द तो होता था कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया, मैं क्या कर दिया, ये जिंदगी है आपकी, 2075 किराया मकान ये सब होकर 25 तारीख को तो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर आपसे कुछ बात करो, आप कहते हो 1 तारीख आने दो। तो मैं उसके लिए पार्ट टाइम भी जॉब करता था, लेकिन नहीं हो पाता, जॉब है। लेकिन आज कहानी उल्टी है, जबकि पत्नी वही है। अभी कहानी बदल गई। 20 साल पहले क्या स्टेटमेंट था, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, मैं आपके साथ रहती हूँ। और अभी पता है क्या स्टेटमेंट है, बोले मर भी गई तो भूत बन के साथ रहूंगी। तो क्या हो गया ऐसा 20 साल में? मैं बताऊं क्या हो गया? 20 साल पहले जॉब मेरे साथ था, अभी आरसीएम मेरे साथ। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप इस सिस्टम को किसी के लिए करें ना करें, अपने परिवार के लिए करें। आपका जीवन निकल रहा है, निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। इसलिए आपको कमेंट्स भी बहुत तरह के मिलेंगे, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। अगर ये सीनियर के टाइम सुशील जी हमारे पास सामने है, दुर्गेश सर हैं, इनसे पूछो इनके सर ने किस तरह के कमेंट्स आते थे लोगों के। जब हम घर से वो बैग लेके निकलते थे तो लोग देख के बस यही बोलते थे, नाम वाम नहीं लेते थे, वो जा रही है आरसीएम, दिनेश चौधरी नहीं, आरसीएम जा रही है। तो मैं सरोज को बोलता था, मैंने कहा ये काम वैसे करने लायक तो है नहीं, ये लोग तो कमेंट्स करते हैं। तो सरोज बहुत अच्छा एक जवाब देते थे, बोले आपकी लाइट का बिल आपका पड़ोसी नहीं भरता, आपके बच्चे की डॉक्टर की फीस आपका दोस्त नहीं देता, वो सब आपको देना है। तो उनको जो कहना है कहने दो, आप अपने काम में लगे रहो। ये हमने संकल्प। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, धीरे चले, जॉब है, व्यापार है, करते रहो। क्योंकि हमारे टाइम पे किट आता था, है ना, क्या बोलते थे उसको आप लोग? किट, KIT किट। इसका उल्टा करो आप, TIKT। ये किट कहता था उस समय, किट लेके 5 साल टिक जा। किट लेके 5 साल टिक जा। और ये किट खुद बोलता था कितने इसमें टिकेंगे, कितने इसमें टिकेंगे। फिर ये बोलता था टिकेंगे इसमें जो वो करोड़पति बनेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है, धीरे करना, लेकिन छोड़ना नहीं है। अच्छा, छोड़ने लायक आरसीएम में है क्या, मैं ये नहीं समझा आज तक। आरसीएम छोड़ना मतलब है आप परमानेंट नहाना बंद कर दो। आरसीएम छोड़ना मतलब परमानेंट नहाना बंद कर दो। आरसीएम छोड़ना आप परमानेंट नमक खाना बंद कर दो। ये कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे।
और यहां से लेते रहोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं प्रूफ करता हूं, अगर यहां से चुपचाप भी आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदते रहे तो आपके एक परिवार को ये सिस्टम पालने की ताकत रखता है। फिर प्रोडक्ट खरीदिए। गर्मी इसलिए है, हालांकि हॉल एसी है, लोग ज्यादा है। कई बार लोग शिकायत करते हैं, सर मीटिंगों में नीचे बैठना पड़ता है। ये हमारे सीनियर सारे रेस्पेक्टेड लीडर बैठे हैं, शायद हमने कितनी मीटिंगें जमीन पे बैठ के सुनी है, हमें आज भी याद नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जमीन से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। और कई बार हमारे पूर्वज बोलते भी थे, या पिताजी आज भी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, बेटा आजकल शायद जमीन छोड़ दी तुमने, जमीन को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो जमीन को नहीं छोड़ता ये जमीन उसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। तो इसलिए कभी नीचे बैठने का मौका है तो कभी परहेज नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए, ये पुराने स्लोगन है, आज के नहीं है, पूर्वजों ने बनाए। जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी पर बैठने वाला वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा, बहुमत ज्यादा है, लेकिन आप जमींदार, इसलिए आप खुश रहो। और अभी दुर्गेश सर ने भी बात करी, सरोज ने की। मेरा आपसे फिर निवेदन है, महिलाओं को इस सिस्टम में लाओ, क्योंकि अभी हमारे माननीय मोदी जी ने लाल किले से एक स्पीच दी थी, अगर भारत को अब आगे बढ़ना है तो महिला को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है। और दूसरा आपसे निवेदन है कि महिला की रेस्पेक्ट करना है। कभी भी चेयर की प्रॉब्लम हो, सबसे पहले उनको चेयर दो। कभी निकलने का हो, सबसे पहले उनको रास्ता दो, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट करोगे आप तो ये सिस्टम आपको। और मैं रियली जब भारत में लोगों से पूछता हूँ तुम्हारी आईडी किसके नाम से है, तो जो आईडी महिलाएं के नाम से है वो आईडी बहुत ऊंचाइयों पर है आज भी। तो और दूसरा, संस्कारों को नहीं भूलना, क्योंकि ये सिस्टम ही हमारा संस्कार सिखाता है। सबसे पहले तो आपको इस बात का गर्व होना चाहिए, आपने भारत जैसे देश में जन्म लिया। ये गर्व का विषय है कि नहीं? पता है क्यों है? बहुत लोगों को पता नहीं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके आगे शब्द लगता है माता। भारत के अलावा इस दुनिया में कोई देश नहीं है, माता तो छोड़ो, पिता कोई नहीं लगाता। भारत के अलावा आपने किसी का सुना? अमेरिका माता, चीन माता, केवल भारत माता। पता है भारत क्यों माता है? भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है। क्योंकि अगर एक माँ के 4 बच्चे हों और एक मानसिक रूप से कमजोर भी हो तो पिता एक बार भेदभाव कर सकता है, लेकिन माँ नहीं करती। माँ चारों को समान रूप से देखती है। तो ये गर्व की बात है कि हमने भारत देश में जन्म लिया। और इसलिए क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, आप गूगल पे सर्च करो, आप जब सुबह किसी अच्छे काम के लिए निकलते हो तो आपकी इच्छा होती है ना, अच्छे व्यक्ति का मुंह देख के निकलूं। ये पुराने रीति रिवाज है हमारे। यस होता है। यस तो आपको इसलिए गर्व होना चाहिए। सूर्य नारायण जब सुबह निकलते हैं तो वो पहले दर्शन भारत के करते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बाकी देशों के बाद में वो कहते हैं कि जहां से मेरा मुहूर्त अच्छा हो पहले मैं उस देश के दर्शन करूंगा। हमने क्या गलती कर दी? पश्चिम को अपनाने लगे। तो मेरा निवेदन है, भारत के संस्कारों में जियो। पश्चिम की हम नकल कर रहे हैं, पश्चिम अच्छी चीज नहीं है। ये आज जो छोटे कपड़ों का रिवाज चला, ये पश्चिम का देखते ही जो चला है। हमारे यहाँ भारत में आज के 50 साल पहले लोग कपड़े वहां तक पहनते थे, पश्चिम की नकल करके 10 साल बाद वो कपड़े यहाँ आ गए, फिर 10 साल बाद यहाँ आ गए, अभी यहाँ है। और अभी मेरे को नहीं पता ये जाएंगे कहाँ तक, मैं जानता नहीं, पर ये हर 10 साल में छोटे हो रहे हैं। और किसकी नकल कर रहे हैं? पश्चिम की। तो याद करना, पश्चिम में जाके सूर्य डूब जाता है। पश्चिम में जाके उसको डूबना पड़ा है जिसकी हम नकल कर रहे हैं। तो दूसरा मेरा एक निवेदन है कि एक तो आरसीएम बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा संस्कार चेंज करें। एक तो पैर छूने की परंपरा बिजनेस में नहीं होनी चाहिए।
हम क्या गलती करते हैं, पैर छूते हैं तो आपसे ज्यादा एज के लोग भी आपके बिजनेस में, वो आपको देख के पैर छूते हैं, उनको ऐसा लगता है शायद रॉयल्टी पैर छूने से ही आती है। तो जब आपसे ज्यादा एज का व्यक्ति आपके पैर छूता है तो उसका पाप लगता है आपको। आपका देख के ये बेटियां पैर छूती हैं, बहनें पैर छूती हैं। तो हमारे भारत में तो ये सिखाया गया है कि बेटी के पैर तो पिता को छूने चाहिए, और आप अगर बेटी से छुआ हो पैर तो फिर पाप नहीं, मल्टीपल पाप लगता है। तो ये चेंज करें। और तीसरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये हाथ मिलाने का सिस्टम चेंज करें। ये भारत का सिस्टम नहीं है हाथ मिलाने का, ये आपने पश्चिम से सीखा है। भारत में ये सिस्टम था दूर से। ये कोरोना कहां से आया? गवर्नमेंट ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तुम टच होते हो। और ये कोरोना एक वायरल नहीं है, ऐसे प्राकृतिक में 20 वायरल घूम रहे हैं। आपको मान लो सर्दी, आपने किसी से हाथ मिलाया, वो वायरल उसको दे दिया, उसने जाके किसी 5 से मिलाया, उसने 5 को दे दिया, उसने 25 से मिलाया, आपने तो फैला दिया पूरे देश में। और ये ऐसे ही हुआ कोरोना। तो आप ये रख के संस्कार, आपको बहुत रेस्पेक्ट करनी है, ऐसा करके करना। और आपसे कोई हाथ भी मिलाने आ रहा है तो मन मन उसको कहें, बोलना तो नहीं है, बोले अपनी बीमारी अपनी पास ही रखो, दूर से कर लो, जरूरत ही नहीं है। आदत पड़ गई लोगों को, उसको ऐसा लगता है हाथ नहीं मिलाया तो मामला ठीक ही नहीं है। और कुछ तो वो मिला के हिलाता इतनी देर है। और पुरुषों को देखा देखिए महिलाओं में भी आदत आ रही है। तो आज से थोड़ा सा कंट्रोल करें। छूटेगा नहीं एकदम, ये मैं जानता हूं, भारत में है। क्योंकि आदमी की 2 चीज एकदम नहीं बदलती, एक तो नेचर, एक सिग्नेचर। इनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कम होगा। मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ तो थोड़ा प्रयास करें। क्लियर है? अब शुरुआत करें। गर्मी लग रही है? कुछ तो लग रही है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये गर्मी पिछले साल लगी थी? लगी थी? मई जून में लगी थी। उससे पिछले साल लगी थी। अगले साल लगेगी, जब तक आप जिंदा रहो लगेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, इस तरह की मीटिंगों में 5 साल गर्मी सहन कर लेना, आपकी 7 पीढ़ियों को गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि पता है, फिर घर एसी होगा, बंगला एसी होगा, कार एसी होगी, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, फिर गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ दिन की ये गर्मी सहन करनी पड़ेगी। तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने आए हैं, जिसने भी आपको बुलाया, मैं नहीं जानता क्या बताया उसने, जरूरी नहीं है उसने ये कहा हो आरसीएम की ही मीटिंग है, पता नहीं कुछ भी कह के ले आया होगा कि पिक्चर भी दिखाई जाएगी, बहुत आनंद आएगा आपको। तो यहाँ तो एक तो गेट पे आनंद आ गया होगा 150। आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस महीने से आपका इंदौर कोर सिटी में आ गया। कोर सिटी का मतलब है भारत के किसी भी कोने में जितने भी बड़े लीडर हैं वो हर महीने इंदौर आएंगे। यानी जो पहले से ऑलरेडी करोड़पति है वो हर महीने इंदौर आएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें इंदौर की पूरी टीमों का बहुत बड़ा सहयोग रहा और स्पेशल अमित जी को स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे। उन्होंने कोर सिटी में लाने के लिए प्रयास किया और उनका प्रयास सफल रहा। और मैं आपसे भी कहूंगा, इंदौर को मिनी बॉम्बे बोला जाता है। आप अपना ध्यान अभी जमा लो इंदौर पे। आप नहीं जमाओगे, अभी मैं बिहार झारखंड गया था, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बोले सर इतना बड़ा शहर है, बस एक बार ही तो देखना है। और आप कहते हो समझ में नहीं आता, आएगा, बस आपको प्रयास करने, उसके आगे हम बात करेंगे। जब हमने शुरू में बॉम्बे बिजनेस स्टार्ट किया था तो पता है लोगों ने क्या बोला, सर बॉम्बे में लोग बहुत टेढ़े हैं, ये बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने कहा बिजनेस तो सीधा है, लोग टेढ़े हैं, बिजनेस सीधा है। बिजनेस सीधा है तो चलेगा, और ये चलेगा तो लोग आएंगे। और आज बॉम्बे का हाल देखो आप, बॉम्बे का सिर्फ रीपर्चेज से ही कई करोड़ का बिजनेस आता है, ओनली रीपर्चेज से। तो आप फोकस करें। आपके यहाँ डिपो है, वंडर वर्ल्ड है, और आप बहुत सारी टीम में काम कर रही हैं। तो आरसीएम क्या है?
आरसीएम क्यों करना है, आरसीएम कैसे किया जाता है, आज सारी चीजों पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्यों और कैसे। जिंदगी में आदमी जहां तक भी पहुंचेगा इन्हीं दो की वजह से पहुंचेगा, या जहां आदमी आज है वो भी इन दो शब्दों की वजह से है। आपने एक रेशो सुना इंडिया में 80-20? क्या 80% लोग गरीब है, 20% 80% लोग गरीब है, 20% लोग अमीर है। 10 साल पहले क्या सुना था? यही सुनिए। 80% गरीब, 20% अमीर। 30 साल पहले क्या सुना था? 80% गरीब। यही था। 30 साल पहले पेट्रोल का भी रेट यही था जो आज है? कम था। दूध का, कपड़ों का, सब्जी का, दालों का, हर चीज का कम था। यानी सारे आंकड़े बदले हैं अभी तक। अगर कोई आंकड़ा नहीं बदला तो वो केवल 20 और 80 नहीं बदला। कौन सा नहीं बदला? 20-80। क्यों नहीं बदला? ये रूल है, और रूल बदलता नहीं। बॉल को ऊपर फेंको, किधर आएगी? नीचे आएगी। क्यों आएगी? रूल है, रूल है। एक व्यक्ति ने बिहार में मेरे से पूछा, सर गेंद को ऊपर फेंकते वो नीचे ही क्यों आती है? तो मैंने उसको कहा, ऊपर कोई पकड़ता नहीं इसलिए नीचे। अरे रूल है ये, 80-20 रूल है। और ये रूल दो शब्दों की वजह से टिका हुआ है। ये जो 20% है ये सब क्यों वाले हैं, 80% ये सब कैसे वाले, कैसे वाले? और ये सब कैसे वाले सब पढ़े लिखे हैं। ये जितने गरीब लोग हैं ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और ये जितने अमीर लोग हैं ये सब कम पढ़े लिखे होते हैं। इतिहास उठा लो आप, फर्क क्या है? इनका क्यों क्लियर होता है और इनका कैसे क्लियर होता है। धीरू भाई अंबानी 8वीं फर्स्ट उद्योगपति इन इंडिया, पढ़े लिखे थे वो, 10वीं थे, 10वीं थे वो। इतिहास देखना आप उनका। तो वो उनके इंजीनियर को बोलते थे ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। वो कहता था ये मैं ही बता सकता हूं ये कैसे चलता है, मैं पढ़ा हूं। वो कहते मैं इसीलिए तेरे से पूछ रहा हूं ये कैसे चलेगा, तू ही जानता है, मैं तो जानता नहीं, मैं पढ़ा नहीं। पर वो अगली लाइन बोलते थे ये सॉफ्टवेयर तेरे से क्यों चलवाना है ये मैं जानता हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, कैसे के लिए आरसीएम कैसे करना है ये सब समझाएंगे जितने भी सीनियर हैं। क्यों करना है ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको ही समझना है, आपको ही देखना है। ये भीड़ है, ये चंद लोग हैं। यहां आना चाहते हो? चाहते हो? मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। 1 सेकंड लगा सुशील जी, 1 ही सेकंड लगा। 10 साल क्या लगता है ये आसान गेम है? नो, ये आसान नहीं है, संभव है, संभव है, संभव है, आसान नहीं है। करने वालों ने किया। भाई साहब प्लीज इस मीटिंग को सुनोगे तो कुछ बन सकते हो, बाहर की मीटिंग को सुनोगे जहां थे वहां रहे। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट। संभव है, आसान नहीं है, करने वालों ने किया। हो क्यों नहीं रहा, ये समस्या क्या है समझे आज इसको? यस, समस्या क्या है ये? यस। आप किसी जानवर को पानी में फेंकना, किसी भी जानवर को, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चीता, आप उसको उठा के पानी में डाल दो, नदी में, नाले में, नहर में, वो पता है क्या करेगा? पानी के बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद झड़क लेगा अपने आप को। तो उसका पता है इनडायरेक्ट आपको क्या मैसेज है, क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा, क्या बिगाड़? मैं तो था अपनी जगह और तुमने उठा के डाल दिया पानी में, और मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा हो गया। आपको क्या लगता है ये पहली मीटिंग है? 30 मई को बस साहब आए थे, उसके पहले और कोई आया था, 3 तारीख को फिर डिंगरा जी आए थे, अगले महीने फिर कोई आएगा।
समस्या ये है कि हम मीटिंग में आते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब सुनते हैं, हॉल के बाहर निकलते हैं, यही समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं। आपको अभी जिनसे मिलाया गया, रॉयल्टी हो या टेक्निकल हो, आपको क्या लगता है ये लोग कुछ समय पहले उसी भीड़ का हिस्सा थे? 20 साल पहले दिनेश चौधरी भी उसी भीड़ का हिस्सा था, दुर्गेश सर भी उसी भीड़ का हिस्सा थे, अमित जी भी उसी भीड़ का हिस्सा थे, सुशील जी भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। जिसने आके इनको समझाया, इन्होंने 5 साल तक वो चीज अपने अंदर जाने दी, इन्होंने बाहर जाके अपने आप को झड़का नहीं, इसलिए ये आज इस स्टेज पर थे। तो मेरा आपसे निवेदन है, 5 साल अंदर जाने दो। मेरे को कई बार दुख होता है, मेरे को 20 साल हो गए, मैं भारत में, शायद इस भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां तक भारत का तिरंगा लहराता है, वहां तक मैंने आरसीएम की मीटिंग की है इस 20 साल। मेरे को दुख इस बात का होता है कि आदमी, भारत में आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। अगले महीने मीटिंग है, कितनी तारीख? सेम हॉल, 23 जुलाई, कदम सर। तो आप आओगे 23 जुलाई को मीटिंग में? यस। तो इस बार समझ में नहीं आया? फिर आना पड़ता। क्योंकि मेरे को तो 20 साल हो गए ये समझाते। हाँ, ये अच्छी बात है, इसकी आगे बात करेंगे कि आपको समझने के लिए नहीं आना, हाँ, वो क्यों लाना है उसकी आगे बात करेंगे। तो ये दुख का विषय तो है कि नहाने के लिए हर महीने समझाना पड़ता है कि आरसीएम से नहाओ, है ना? और इतने साल से बगैर समझाए नहा रहा था। तो ये दुख का विषय तो है। तो आज आपको अपना क्यों क्लियर करके जाना, और हम कोशिश करेंगे कि दोनों चीज क्लियर हो आपकी। यहां से आपका आरसीएम का सफर स्टार्ट होता है। अब फिर प्रश्न आज यही खड़ा होगा, आज हम यहां क्यों आए हैं? बाय, क्यों आए? समझने आए। मैं बताऊं कड़वा सच, कैसा चाहिए? अब चाहिए तो जब आरसीएम नहीं कर रहे थे तब नहीं मिल रहा था, मिल रहा था तो फिर क्यों आए? हाँ, उतना नहीं मिल रहा था जितना चाहिए। अगर आपकी 1 लाख भी सैलरी है, ये खाली आपका ईगो तकलीफ देता है आपको। आपकी 2 लाख भी इनकम है पर मंथ, तो ईगो तकलीफ देता है, आप उससे भी संतुष्ट नहीं हो, इसीलिए तो आए हो। आदमी को सबसे ज्यादा इंडिया में तकलीफ देता है उसका ईगो। अभी आप किसी को, जब पढ़े लिखे व्यक्ति को, जॉब वाले को बुला के, वो कहता है 1.5 लाख तो पहले से ही कमा रहा हूं, बोले इसमें और ज्यादा नहीं, संतुष्ट हो। संतुष्ट नहीं है, ईगो तकलीफ दे रहा है। और संतुष्ट है तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल साबित करता हूं। आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा और शर्त यह है वापस नहीं देना। सुशील जी, अच्छी बात है, बढ़िया बात, भेज दो। हाँ भेज दो, तो कह रहे भेज दो। कितना रुपया मिलेगा? शर्त क्या है? वापस नहीं देना। कंडीशन क्या है? 1 महीने में खर्च करना है तो वापस नहीं देना। खर्च करोगे तो वापस नहीं देना, खर्च नहीं किया तो डबल देना। और दूसरी कंडीशन यह है कि परिवार में खर्च करना है, घर के अंदर, दोस्तों को नहीं देना, बैंक में नहीं जमा करना, परिवार में ही खर्च करना है। क्या करोगे उसे कर लो। गाड़ी लाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ा बंगला खरीदेंगे। और सर हम तो फार्म हाउस बनाने वाले हैं, तो कम पड़ रहा पैसा। परिवार वालों को गिफ्ट देंगे, बिल्कुल। और गहने बनवाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि जिस कार में घूम रहे हो उससे खुश नहीं हो, जिस बंगले में रह रहे हो उससे आप संतुष्ट नहीं हो, जितने गहने अभी आपके पास है उनसे आप खुश नहीं हो, खाली ईगो तकलीफ दे रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी को जिंदगी में दोष नहीं देना। जिंदगी के जिस चौराहे पर आज आप खड़े हो उसका कारण आप स्वयं हो। स्वयं हो। आपके पास साइकिल है, कारण आप हो। आपके पास कार है, कारण आप हो।
आपका बैंक बैलेंस है, कारण आप हो। आप फ्लाइट में यात्रा करते हो, कारण आप हो। आप बसों में धक्के खाते हो, कारण आप हो। लेकिन भारत का व्यक्ति अपनी गलती मानता ही नहीं। अभी आप किसी बाहर गरीब आदमी से और रिक्शा वाले से मिलना, गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ। तो उसने दिलाया इसको रिक्शा। वो आया था कि चल रिक्शा खरीद ले। स्वयं 2007 में मेरा छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम था, रायपुर, और वो 3 दिन प्रोग्राम चला। तो वहां बारिश बहुत हो गई, रोड पे पानी भरा हुआ था, बारिश रुक गई। तो मेरे टेक्निकल अचीवर के साथ जो मेरे को ऑडिटोरियम लेके जा रहे, मैंने उनको कहा कार धीरे चलाना, किसी के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। वो अपनी सावधानी से चल रहे थे, लेकिन रोड के बीच में कोई नाली थी। जैसे ही वहां कार पहुंची, उसका अगला व्हील नाली में गिरा तो पानी उछला तो पास में एक भाई साहब साइकिल लेके चल रहे थे, सफेद कपड़ों में, उनके ऊपर पानी चला गया और वो मेरी साइड ही थे। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कार पे टिक टिक की। मैंने टेक्निकल अचीवर को कहा रोको। मैंने गिलास नीचे किया, मैंने कहा क्या हुआ? क्या हुआ? कपड़े खराब कर दिए? हमने कहा हमने तो नहीं किए, आपकी कार ने की है। हमारी कार ने भी नहीं की। आपकी वजह से हुए? नहीं, हमारी वजह से नहीं। बोले फिर? मैंने कहा आपकी वजह से हुए। बोले क्यों? मैंने कहा आप साइकिल पे घूम क्यों रहे? कार में घूमो, अब आपके पास साइकिल हमारी वजह से कोई है? और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। मैं 20 साल पहले गरीब था, कारण भी मैं स्वयं था, और आज मैं अमीर हूं, कारण भी मैं स्वयं। तो आज अपना कारण समझ के जाएं, आपको ये आरसीएम करना क्यों है? बच्चों के लिए करना है, उनके भविष्य के लिए करना है, अपने माता पिता को दुनिया घुमानी है, जो भी XYZ। कैसे के लिए तो ये सब समझाएंगे। यहां से इस सिस्टम का सफर स्टार्ट होता है। पैसे कमाने के और भी ऑप्शन है, आप जानते हैं, मैं ज्यादा उसका विवरण नहीं करूंगा। जॉब है, व्यापार है, तीसरे की आज हम बात करेंगे आरसीएम। जॉब में कुछ लोग हैं, हमारे परियार जी आए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छे लेवल पर है। और अभी जो हमारे सनावद वाले रॉयल्टी अचीवर थे, अभी मेरे को लेकर आए, तो उनके फादर प्रिंसिपल है ना, 2 लाख के आसपास पैकेज है। मैं जॉब को बुरा नहीं मानता, लेकिन आज जॉब की हकीकत समझे। जॉब क्या है जिसके लिए लोग बड़े उत्साहित, अभी ये चल ही रहा है 2-3 दिन से हंगामा। हाँ, ये चल ही रहा अग्नि पर। दो तरह की जॉब है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट जॉब समझे क्या है? सिंपल फार्मूला है प्राइवेट जॉब का। अगर कोई कंपनी आपको 10,000 रुपए देती है तो आपसे 1 लाख का काम लेगी, उनको 10 टाइम आपसे प्रॉफिट चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी का फार्मूला है। और आपको इसको और ध्यान से समझना हो तो आप कभी जहां गन्ने का रस निकलता है उस मशीन के पास जाना और उस रस को निकलते हुए देखना, आपको प्राइवेट जॉब समझ में आएगा। वो फ्रेश गन्ना होता है एकदम, है ना, बिल्कुल मिला के छील के रखता है ना, बिल्कुल ये कह सकते हैं इन की तरह कह सकते हैं। क्या एज है आपकी? 18। क्या गुड नेम? अल्फीज है। 18 है ना, एकदम हाँ फ्रेश, उस गन्ने की तरह। देखना वो इतना फ्रेश गन्ना होता है और वो उसको उठाता है और उस मशीन में डाल देता है। फिर इस गन्ने को उधर देखना ये कैसा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, फिर उठा लेता है और फिर देखता है अभी तो और भी कुछ निकल सकता है, फिर इसको दोबारा डालता है और उस मशीन का देखना वो गैप कम करता है ना? हाँ, थोड़ा सा गैप कम करता है, फिर निकाल देता है, फिर ये उधर निकलता है, फिर देखता है काम तो अभी भी आएगा, फिर वापस इसको डबल परत में डालता है और फिर चौथी बार निकालता है, फिर इसको देखना ऐसे घूमता हुआ डालता है और फिर इसको निकालने के बाद लास्ट में देखता है यार अभी भी काम में तो ले सकते हैं, फिर इसमें नींबू लगाता है, फिर डाल देता है और 5वीं बार वो गन्ना, पता है इसको क्या बोलता है? अब मत डालना,
अब मत डालो, तू मेरी हालत तो देख, मैं क्या था 5 मिनट पहले, मैं था क्या और तूने बना क्या दिया मेरा। ये प्राइवेट जॉब है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो, मैं सरोज को बोलता हूँ, हमारा एक दोस्त है गेरला ज्वेलर्स, उनका छोटा लड़का अंकुर इंजीनियर पूना गया, 70,000 सैलरी, कंपनी का फ्लैट कार। वो जब कुछ दिन मेरे को रतलाम में दिखाई दिया तो मैंने उसको पूछा, अंकुर आजकल क्या ट्रांसफर हो गया? नहीं सर, जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा यार ऐसा जॉब छोड़ दिया, 70,000 सैलरी, कार, फ्लैट। तो पता वो क्या बोलता है, सर आप तो ले रहे हो आनंद, आपको पता है जॉब क्या होता है? मैंने कहा यार वो ठीक है जो होता है, अभी तो तेरे को भी तो आदत पड़ गई होगी। बोला सर 3 साल से कर ही रहा हूं ना, आदत तो पड़ गई थी, पर इस साल वो बड़ी मशीन में डालने की तैयारी कर रहा है। तो मैं छोड़ के भाग आया, बिना बताए भाग आया। ये आपका प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट पर आदमी को बड़ा गर्व होता है ना, वो सीना खुला के चलता है। गवर्नमेंट जॉब समझे कितना कैसा है। रेलवे ट्रेन में खाना कितने लोगों ने खाया कभी भी? रेलवे काफी लोगों ने। कितना मिलता है? 2 पराठे, थोड़े से चावल, सब्जी, दाल। ईमानदारी से बताना, उसमें पेट भर जाता है? नहीं भरता। तो ये उसको नहीं पता जिसने दिया है कि इसमें इसका पेट नहीं भरेगा। अरे तू पैसे ज्यादा ले, 4 पराठे दे। पर आज भी रेलवे उतना ही खाना देती है, चाहे आप राजधानी में चलो। पता है उनका क्या कहना है, हमें पता है आपका पेट नहीं भरेगा, पर हम ये भी जानते हैं जितना दे रहे हैं इसमें भूखे नहीं मरोगे। जहां से आए हो वहां तक पहुंच जाओगे। और गवर्नमेंट जॉब भी यही कहता है, ना मरने दूंगा ना जिंदा रहने दूंगा, तेरे में 60 साल निकाल दूंगा आराम से। तो ये बहुत अच्छी लाइफ नहीं है, मैंने तो जिया है इसको, और जो लोग जी रहे हैं वो जानते हो। व्यापार की आप स्थिति जानते हो इस कोरोना में क्या हुई। तीसरा RCM है, यहां से इसका सफर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको इस सिस्टम में पहला काम करना है, जो आज भी शुरू कर रहा है, 100% प्रोडक्ट यूज करें। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाए तब किसी को बताना है। हम पता है इस सिस्टम में गलती क्या करते हैं, सिस्टम तो समझते नहीं, 1-2 मीटिंग सुनी, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं और उसको बोलते हैं देख क्या सिस्टम है, मैंने मीटिंग सुनी, तू भी रॉयल्टी मैं भी रॉयल्टी, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति, जा। 2 मीटिंग के बाद दोनों करोड़पति बन जाते हैं, सुनने वाला भी और वो नया व्यक्ति। ये काम इसमें नहीं करना। इसको पता है क्या बोलते हैं, हवड़ धवड़। ये बिजनेस हवड़ धवड़ का नहीं है, ये एजुकेशन का बिजनेस है। इसको सीखना पड़ेगा आपको 2-3 साल कम से कम। हवड़ धवड़ के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। कुछ लोग RCM में बहुत जल्दबाजी करते हैं, रॉयल्टी जल्दी आ जाए, टेक्निकल जल्दी आ जाए, तो ये हवड़ धवड़ क्या रिजल्ट आएंगे समझे क्या आप थोड़ा। एक बार 3 लोग प्लेन में सफर कर रहे थे, टीचर, स्टूडेंट और एक नेताजी। थोड़ी देर बाद वो पायलट बोलता है, सर प्लेन का इंजन खराब हो चुका, मैंने दूसरा इंजन स्टार्ट कर दिया। तो टीचर बोले बेटा फिर क्या हुआ? बोले सर कुछ समय के बाद ये प्लेन टकरा सकता है, लेकिन आप घबराओ मत, हमारे प्लेन में 3 पैराशूट है, आप तीनों लोग अपना अपना पैराशूट लेकर कूद जाना। तो वो टीचर बोलते हैं बेटा तू क्या करेगा? बोले सर मेरी ड्यूटी है, मैं इसके साथ खत्म हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं नहीं बेटा तेरी अभी उम्र 35 साल है, अगला प्लेन कौन उड़ाएगा? मैं अपनी जिंदगी के 70 साल पूरे कर चुका हूं, मैं रुकूंगा इस प्लेन में, तुम तीनों कूदना। तो वो स्टूडेंट बोलता है नहीं गुरुदेव, आप मेरे जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी बदल सकते हो, आप क्यों रुकोगे? मैं रुकूंगा, आप तीनों कूदना। इतनी देर में वो नेताजी बोलते हैं इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, और वो जंप मार गए। अब वो जब जंप मार गए तो ये सब घबरा गए, टीचर घबरा गए, बोले यार अब क्या करेंगे? तो पायलट बोलता है घबराओ मत, ये नेताजी हवड़ धवड़ में इस बच्चे का बस्ता लेके कूद गए। तो ये बिजनेस हवड़ धवड़ का नहीं है, जल्दबाजी करना नहीं। पहले आप इसका प्रोडक्ट यूज करो, यूज करने के बाद अच्छा लगता है तो लोगों से शेयर करो।
प्रोडक्ट 100% यूज करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप आरसीएम को धीरे करना, आराम से करना, जब इच्छा हो जब करना, लेकिन इसका प्रोडक्ट खाना नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? उसका कारण यह है कि आप याद करो इतिहास, आपके पर दादाजी 100 साल से ज्यादा जिए, आपके दादाजी एवरेज 90 जिए, पिताजी अगर नहीं है तो 80 जिए, और आज आपके बारे में सरकार 60 डिसाइड कर चुकी है। ये सरकार के आंकड़े हैं। सरकार पता आपके बारे में क्या कह रही है? 60 साल जी लो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। क्या हो गया ऐसा ये 100 से 60? क्योंकि खान पीन बिगड़ गया, हर चीज नकली मिलती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आरसीएम धीरे करना, पर आप 100% प्रोडक्ट अगर यूज करोगे तो अपनी जिंदगी को 60 से 70 साल कर सकते हो। जिंदगी की एज बढ़ा सकते हो। अब आप कहोगे एज क्यों बढ़ानी? एज क्यों बढ़ानी? 2 तरह के लोग हैं भारत में। कुछ लोग आपको भारत में ऐसे मिलेंगे जो सुबह उठ के ऊपर वाले को पता क्या प्रार्थना करते हैं? इससे तो तू मेरे को उठा ही दे। ऐसे लोग हैं भारत में। मुकेश अंबानी से पूछना, आप उठना चाहते हो? वो पता क्या कहेंगे? मेरी जगह तू 10 को उठा, उनकी उम्र मेरे को दे, और उनके परिवार को 100 करोड़ मैं दूंगा। तो एक ही देश में, एक धरती पे एक व्यक्ति मरना नहीं चाहता और एक जीना नहीं चाहता। क्या कारण है? कारण यह है, जो जीना नहीं चाहता उसकी हेल्थ भी नहीं है और उसकी वेल्थ भी नहीं है। ना शरीर ठीक है उसका, ना उसके पास पैसे हैं। मरना कौन नहीं चाहता? वो कह रहा मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मेरे पास पैसा भी है। तो आरसीएम दोनों चीजें देने की ताकत रखता है। दोनों चीजें देने की ताकत। ये सबसे पहले तो आपको हेल्थ देगा। मैंने अभी शुरू में कहा था, मेरी माँ तेज हवा में मेरे को बाहर देखती थी, और अभी मैं अच्छा हूं, और 10 साल बाद मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। आप यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, इनको पूछना, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, और आजकल स्थिति है 40 तक कंप्लीट घूमता है। ये नेचुरल है, ओरिजिनल है, और मैं अपनी जिंदगी के 53 साल पूरे कर चुका हूं। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ अच्छी करें। भारत में 60% लोग ओवरवेट है। ये खान पीन बिगड़ गया। वो आजकल जिसको सुबह देखो वो जाके समोसा, कचौरी, ये फेवरेट डिश है यहाँ की, एमपी की। तो खाओ समोसे, कुछ दिन बाद वो समोसा दिखाई देगा। हाँ, दे रहा है लोगों को। जो 2-3 खाते हैं उनके 2-3 दिखाई देते हैं। मैं आज आपको एक डॉक्टर की फीस देता हूं, जो अच्छा डॉक्टर हो आपके इंदौर का, उसको ये कंसल्ट करना, मेरा पेट बाहर है, मेरा क्या होगा? वो एक ही जवाब देगा, इस दुनिया से 20 साल पहले जाएगा। कितने साल? और पहले ही 60 है। बचा 40, तो तू इधर लेने क्या आया था? जहां था वहीं ठीक था। और उसको कहो यार ये क्या हो रहा है? मतलब स्थिति है भारत में, किसी का पेट यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, और किसी का तो इतना भी पेट है उसको आप चाय ले जाके दो तो अलग से टेबल नहीं देनी पड़ती। इसको पूछो क्या है? सेल्फ सर्विस, टेबल साथ है। और उसको कहो ये क्या बना रखा है? पता, एक ही जवाब देता है, खाते पीते परिवार से हूं मैं। सबसे पहले हेल्थ है, और आरसीएम सबसे पहले हेल्थ पे ही काम करता है। इसका पहला स्लोगन ही है स्वास्थ्य रक्षा। पहला स्लोगन है आरसीएम का, बाकी तो सब बाद में होंगे। आप देखो ना, आपने अभी आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी नहीं ली और बस ऐसे ही बोल देते हैं ऐसा क्या है आरसीएम। हमारे यहाँ एक, पहले मैंने शुरू में कहा था, अवड़ दबड़ नहीं, नॉलेज लो आप इसकी। हमारे यहाँ चिल्ली पाउडर आता है आरसीएम में, मिर्ची। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ये मिर्ची किस काम आती है। किस काम में आती है मिर्ची? खाने में डालते लगना चाहिए सर। हाँ, लोग बोलते हैं
सब्जी में डाल के इसका टेस्ट अच्छा किया जाता है। मिर्ची का एक ही काम है, मिर्ची लगती है और लगने के लिए ही डाली जाती है। और बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा और डालो ना, लग नहीं रही। और सब्जी तो छोड़ दो, लोग यहां तक बोलते हैं भारत में, देखना मैं इसको भी एक ऐसी बात कहूंगा, मिर्ची लगेगी। बोलते हैं ऐसा, तो इसका मतलब मिर्ची लगती है। ये बात अलग है, आपको खाने के टाइम पता ना लगे। क्योंकि इसका ज्यादातर रिजल्ट मॉर्निंग आता है, और फिर वो आदमी जब बाथरूम से थोड़ा सा अलग चाल में निकलता है, और फिर वो चलते चलते बोलता है शायद रात को तुमने सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दिया है। और आपको देख के मेरे को लग रहा है आप अनुभवी लोग हो। मैं तो बातें वो करता हूँ जो प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं उन पे सर्च करता हूँ। और ये बात मैं अभी कल ही सरोज को बोल रहा था, मैंने कहा वो उनको बाइक को बोलो सब्जी में रात को कुछ ना कुछ ज्यादा डला है। तो मिर्ची डाली जाती है। अच्छा, मिर्ची का प्रोसेसिंग क्या है हमारे एमपी में, कैसे मिलती है, पिसती है मिर्ची? बीजों के साथ। बीजों के साथ नहीं, आपको सूखा असर होगा डंठल सहित। आपके एमपी का सेव प्रसिद्ध है, रतलाम का एक्सपोर्ट होता है। बिना डंठल के मिर्ची का सेव बन ही नहीं सकता। सेव जो आप खाते हो ये बिना डंठल की मिर्ची के नहीं बनता, इसमें डंठल वाली मिर्ची पिसती है। मतलब पौधा भी पिस गया, वो डंठल से ही पिसी। अच्छी कंपनियां डंठल हटा के पीसती है, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, आरसीएम हर मिर्ची का बीज निकाल के खाली परत पीसता है। आप कभी आरसीएम वर्ल्ड जाना, वहां आपको बीज के बोरे भरे हुए मिलेंगे। कितनी लेबर लगती होगी हर बीज निकालने में। अब जब आप ये सामने वाले को समझाओगे तो वो आपसे फिर प्रश्न खड़ा करेगा, आपका आरसीएम बीज क्यों निकालता है? पूछेगा वो, तो वो कस्टमर है आपका। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जवाब दे नहीं। और मैं बताऊं जनरली लोग क्या जवाब देते हैं, अब निकाल लिए तो निकाल लिए बीज, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कंपनी से पूछो क्यों निकाले उसने, हम गए थे निकालने। तो हो गया वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर। आपको पता होना चाहिए बीज क्यों निकालती है कंपनी। बीज इसलिए निकालती है क्योंकि आपके अंदर जो स्टोन तैयार होता है वो मिर्ची का बीज तैयार करता है। सबसे ज्यादा आरसीएम बीज जो स्टोन बनता है वो मिर्ची के बीज से बनता है। और आरसीएम कहती है टाइम लगे, लेबर लगे, लेकिन हम बीज पीस के नहीं देंगे, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। उस आरसीएम में हो आप, जिसके भी दुर्गेश सर ने बात कही थी कि ये इतना पवित्र सिस्टम है। क्या सोच है कंपनी की, सोचो आप। उनको क्या, जब पूरी दुनिया बीज पीस रही है उनको क्या फर्क पड़ता है? आपकी चाय की पत्ती है, 10 कप भी पी लो गैस नहीं बनाएगी। 10 कप एक साथ पी लो, आपकी आरसीएम की चाय गैस नहीं बनाएगी। जब आप सामने वाले को कहते हो हमारी चाय गैस नहीं बनाती, वो यही पूछेगा क्यों नहीं बनाती। अब आपको पता है तो बताओगे, और नहीं पता तो आपको, अब नहीं बनाती अब क्या आप क्या चाहते हो बनाए? वो तो पूछेगा क्यों नहीं बनाती। चाय 2 प्रोसेसिंग से बनती है, एक लेदर के रोलर पे, एक कोयले के रोलर पे। आरसीएम बनाता है कोयले के रोलर पे, बाकी कंपनियां बनाती हैं लेदर के रोलर पे। तो वो फिर पूछेगा आपकी कंपनी कोयले का रोलर क्यों यूज करती है, बाकी कंपनियां क्यों नहीं करती? इनको भी बनाना चाहिए कोयले के रोलर पे, जब उससे गैस नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनाती, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। अगर लेदर के रोलर पे एक दिन में 10,000 पैकेट बनते हैं एग्जाम्पल, तो कोयले के रोलर पे 1,000 बनते हैं। और कोई भी कंपनी अपना प्रोसेसिंग स्लो करना नहीं चाहती, उसको आपकी हेल्थ से मतलब कोई है। आपको चाय पी के गैस बनती है नहीं बनती है, आप गैस से फट जाओ, उसको क्या लेना देना? वो जिम्मेदार है क्या? आप कह दो आपकी चाय पी के हमारा आदमी फट गया तो फट गया, ले जाओ अस्पताल। क्यों पी तुमने इतनी चाय? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली शुरुआत करें आप अपनी हेल्थ से, उसके बाद लोगों को बताएं। 1 को बताएं, 2 को बताएं, 3 को बताएं, 4 को बताएं, समझा के बताएं।
बता सकते हैं? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत। बताना किसको है? जो भी आदमी जैसा नजर आए, आदमी जैसा लगना चाहिए। बात कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? मना कर देगा, नो ही बोलेगा ना। और इससे ही आपको डर लगता है। आपको चाहिए यस, और ये मिलता नहीं, मिलता है ज्यादातर ये। तो आज समझेंगे कितना फायदे का काम है। ऊपर वाले ने हर चीज का कोटा बनाया है आदमी के साथ, हर चीज का। जिस दिन वो कोटा पूरा होगा, वो चीज आपको मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे आप देखते हो ना, किसी को शुगर 40 साल में होगी, किसी को 70 में होती है, किसी को 50 में होती है। ये 40 में क्यों हो गई? इसे जितना पूरी जिंदगी में मीठा खाना था, 40 तक खा चुका, कोटा कंप्लीट हो गया, इसको शुगर होगी। मेरे को एसी से प्रॉब्लम है, सरोज भी जानती है, कई सीनियर जानते हैं। मैंने डॉक्टर को पूछा, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, आप एसी छोड़ दो। मैंने कहा एसी से प्रॉब्लम क्यों होती है? बोले पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना था कर चुके हो, कोटा कंप्लीट हो गया। तो ये भी कोटा है। जिस दिन ये मिलना बंद हो जाएंगे, फिर यही मिलेंगे। मेरे को शुरू में ये हजारों में नहीं लाखों में मिले, और अब नहीं मिलते, कोटा कंप्लीट हो गया। अब जो मिलता है यही मिलता है। मेरा फ्लाइट भी धरती पे तब उतरता है जब सामने वाला यस कर देता है हरसिम के लिए, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गया, अब ना वाला कोई है नहीं। आप कहोगे नहीं नहीं सर, ये तो मोटिवेशन का पार्ट है, ऐसा होता कोई है? मैं प्रूफ करता हूं आपको। यहां लीडरशिप अचीवर है, लीडरशिप है, लीडरशिप। लगभग कितने लोगों ने आपको आज तक आरसीएम के लिए मना किया? लगभग 100, 50, 70 लोगों ने। ओके, 70 लोगों ने मना कर दिया। रॉयल्टी अचीवर है कोई? रॉयल्टी का कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए मना किया? लगभग 200 लोगों ने। ओके, 200 लोगों ने। टेक्निकल अचीवर है कोई? टेक्निकल कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना किया होगा? लगभग 300 लोगों ने। 300। अब ध्यान से देखना, 70 ने मना किया, लीडरशिप आ गई। मना किया तो लीडरशिप आई। 200 ने मना किया, रॉयल्टी आ गई। 300 ने मना किया, टेक्निकल आ गया। और मेरे को लाखों ने मना किया, मैं सफायर आ गया। तो अब मेरे को ये समझाओ आप, ये घाटे का सौदा कैसे है? ये तो फायदे का, जितना ज्यादा मिलता उतनी पिन बड़ी आ रही है। तो आज से ढूंढो इनको, ढूंढो। जिस दिन मिलने बंद हो जाएंगे, कहानी बड़ी हो जाएगी। अब मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप ढूंढते नहीं। आप 6 महीने में मिलते ही एक आदमी से, और वो ही मना कर देता है। एक दिन में 6 से मिलो, और जिस दिन वो 6 कहते नो, खुश हो, कोटा कंप्लीट हो रहा है। और ये कंप्लीट हुआ, बिस्मिल्लाह चालू हुआ। अब देखो ना, मैंने तो प्रूफ दिया प्रैक्टिकल आपको। जितना ज्यादा मिल रहा है, पिन बदल लेंगे। इन 300 वालों को जिस दिन लाख मिल जाएंगे, ये सब सफाई हो जाएंगे। दुनिया में सर को कई हजार मदद कर चुके होंगे, इस चालू की है। यस सर। सुशील जी को हजारों मदद कर चुके होंगे। 10,000 लोग कम से कम। तो नुकसान नहीं है ये। अभी शुरू में लगता है ये बहुत फायदे का है, लेकिन इसमें अब समस्या पता है अगली क्या है? ये काम अच्छा नहीं लगता आदमी को। भारत में नया काम है, वो एक ही बात बोलता है, यार ये थोड़ा सा काम जोड़ा जाड़ी वाला ये ठीक नहीं है यार। अच्छा, क्यों अच्छा नहीं लगता? अब वो प्रोफेसर है, बड़ा डॉक्टर है, लेक्चरर है, तो लोग उसको कमेंट्स करते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था, पता उसको क्या बोलते हैं? अच्छे खासे प्रोफेसर थे आप, आजकल जोड़ा जाड़ी में लग गए। अच्छा, उसको ज्ञान नहीं बोलता जोड़ा जाड़ी है, जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। और भारत में अलग अलग नाम दे दिए इसको, नेट बार का MLM, लेकिन ये है डायरेक्ट सेलिंग। अब वो जैसी वो कहता है जोड़ा जाड़ी, तो उसको लगता है यार ये क्या। अच्छा, इसमें कुछ लोग तो इतने फेमस हो गए,
गांव में तो लोग दूर से देख के बता देते, देखना ये जो आ रहा है ना अब जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा। ये आधा गांव इसी ने जोड़ा। आता है बाइक से, पता नहीं क्या समझाता है, जोड़ के चला जाता है। तो आपका ईगो हर्ट करता है जैसी वो जोड़ा जाड़ी बोलता है। तो मैं आज एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई बोलता है जोड़ा जाड़ी का काम करते हो तो दुखी मत होना, गर्व करना अपने आप पर और उसको कहना हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूं। और अगली लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम नहीं करता हूं। आप देखो यहाँ कौन किसका रिश्तेदार है, अजनबी आदमी एक दूसरे से जुड़े और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी उन लोगों ने, जिनको ये जानते नहीं, इनके रिलेशन में नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है ये काम अच्छा नहीं है जोड़ा जाड़ी का, तो कैसे लोग इसको कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। हमारे भारत में उसको जानते हैं, वो गरीब आदमी है मुकेश अंबानी, है ना, जानते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया 27 मंजिला, 27 मंजिला, और थोड़े से पैसे लगे उसमें, मात्र 8,000 करोड़ रुपए। जानते हो ना उनको। तो कुछ समय पहले उन्होंने एक सिम लॉन्च की जिसका नाम था जियो। और ये नाम जियो क्यों रखा ये मैं अभी बताऊंगा। नाम रिलायंस रखना था क्योंकि कंपनी रिलायंस की है, पर इन्होंने इस नाम को रखा जियो। इन्होंने एक सिम लॉन्च की और इस सिम को लॉन्च करने में इनका जो खर्च हुआ वो हुआ 2.5 लाख करोड़ रुपए। 250 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ नहीं, कितना, 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद इन्होंने कहा भाई सिम ले लो फ्री। यहाँ कोई बिजनेसमैन है जिनका कोई भी अपना व्यापार है, शॉप है, जॉब, किराना, कॉस्मेटिक, किस चीज का शॉप है? ऑप्टिकल आपका, अच्छा आपका किराना का है, तो लगा रखा होगा जो भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो जब आपके यहाँ ग्राहक आते हैं तो उनको 5 किलो शक्कर फ्री दिया करो। नहीं दे सकते, क्यों? दिवाला आउट हो जाएगा, दिवाला हो जाएंगे 5 किलो में ही। हाँ सभी आएंगे। इस आदमी ने 2.5 लाख करोड़ लगा के सिम फ्री दिए 1 साल। अब इसने एक आदमी को कहा भाई सिम ले जा, 1 साल बात कर, फ्री डेटा यूज कर। तो इसने दूसरे से कहा यार अंबानी गजब चीज लिया है, जुड़ जा तू भी। जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। जैसे आप इस मीटिंग को सुन के जाओगे फिर आप किसी को बोले यार गजब है सिस्टम, आजा जुड़ जा, ऐसी तो जुड़े। जुड़ते गए, लाख हुए, 2 लाख हुए, करोड़ हुए। जैसे ये 60 करोड़ हुए तो मुकेश अंबानी जी ने सुबह एक मैसेज दिया भारत को, कल से फ्री में नहीं जियोगे। कल से फ्री में नहीं जियोगे। तो बोले अभी तक क्यों जीने दिया? बोले मेरा आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, 2.5 लाख करोड़ लगा के कुछ नहीं लिया, अब तो कुछ दो। तो लोगों ने पूछा क्या चाहिए? 399, 499, 599, 700, 800, 1000, जो भी प्लान पसंद आए वो ले लो। सबसे छोटा 399। अब लगाओ 399 इंटू 60 करोड़, तब आपको गेम समझ में आएगा। या जोड़ा जाड़ी ताकत क्या है जिसको हंस के कहते थे जोड़ा जाड़ी का 399 इंटू 60 करोड़। वो कैलकुलेटर मना कर देता है, उनके कम कर, स्पेस नहीं बचा। ये आंकड़ा है जोड़ा जाड़ी का, ये कमाल है। और उस आदमी को जरूरत क्या थी जो 500 कंपनियां पहले से चला रहा है, पर उसे पता है कि भविष्य में ये जोड़ा जाड़ी ही ताकत बनेगी, बाकी चीजें काम नहीं आएगी। तो अगर उसको कहानी समझ में आ गई और हमें समझ में नहीं आ रही तो हमें ऐसा लगता है या तो ये पागल है अगली बात में कहना नहीं चाहता, पर एक तो है, वो कौन है ये मैं जानता नहीं। पर अगर इसको जोड़ा जाड़ी की जरूरत है, हमें नहीं है। 500 कंपनियां चलाने के बाद, और ये तो कह रहा है पैसा भी मैंने लगाया, जोड़ा जाड़ी भी मैं कर रहा हूं।
और आरसीएम कहता है पैसा मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी तो करूंगा। यहां से ये गेम होता है शुरू। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। 32 परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे तो शुरू में थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसे चलता है। ऊपर नीचे, और एक बार नहीं, ये कई बार होगा। और लोग यहाँ टेंशन में जाते हैं, यार ये ऐसा क्यों बढ़ता है? कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो समझे क्यों घटता बढ़ता है और कब घटता बढ़ता है? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, और ये मिलेंगे समझाने वाले, आप निकलो बाहर। क्योंकि भारत के बारे में ये कहा जाता है, भारत बहुत बड़ा देश है, ये आज नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन भारत के आदमी का एक नेचर है, ये खुद तो कुछ करना नहीं चाहता और दूसरों को करते हुए देख नहीं सकता, और इसीलिए ये समस्या आती है। ये क्यों घटता? आप समझाने गए, वो चाहे ज्वाइन नहीं करे पर आपको कहेगा आप ही बन जाओ करोड़पति, आपकी कार में घूम लेंगे। तो ये डिस्टर्ब होता है। क्या स्थिति है भारत में व्यक्ति की, समझे? आज समझे थोड़ा। यस। एक बार 3 दोस्त बॉम्बे गए, पहली बार, किसी छोटे से गांव के थे, पहली बार बॉम्बे गए, घूमने गए। तो जाने के बाद जब उन्होंने वहां समुद्र देखा तो उन्होंने कहा यार दुनिया में इतना भी पानी होता, और वो तो पहली बार गए। तो चलो आज घूम के आए, इसमें छोटे से गांव के थे, छोटा मोटा तालाब ही देखा था उन्होंने। तो एक ने कहा यार देख, हम में से कोई तैरना नहीं जानता, रिस्क नहीं लेंगे। अरे बोले नाव चलती है। तो उस दिन क्या था, बोटिंग तो थी वहां इंजन वाली, लेकिन ड्राइवरों की स्ट्राइक थी, हड़ताल थी। तो वहां किसी ने कहा देखो भाई आज ड्राइवर तो नहीं है, तुम लेके जाओ तो चले जाओ, है इंजन वाली बोट, 1000 लगेगा 1 घंटे का। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1000 दिए, चल पड़े। चलते गए, एंजॉय कर रहे, अच्छा लग रहा। तो थोड़ी देर बाद, लगभग 40 मिनट बाद, दूसरे ने कहा यार जाएंगे कहां तक, आगे कुछ दिख तो रही नहीं, किनारा तो है ही नहीं। तो दूसरे ने पलट के देखा, वो बोला पिछड़ा भी नहीं दिख रहा। अगला तो जो बोला पिछड़ा भी नहीं है। तो तीसरा घबरा गया, उसने कहा नहीं रिस्क नहीं लेना, तुम मोड़ो नाव को। अब जैसे उन्होंने नाव पलटाई, ज्ञान तो ज्यादा था नहीं, तो समुद्र में लहरें आती रहती हैं। अचानक एक बड़ी लहर आई, उसने नाव को पलटी खिला दी। अब वो नाव जब डूबने लगी, वो घबरा गए, और वो जैसे तैसे हाथ पैर मारे उन्होंने, मारते गए, तो समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पे चढ़ गए, तीनों ही चढ़ गए। बच तो गए पर घबराए हुए थे, क्योंकि दूर तक आदमी नजर नहीं आया, आवाज दे तो कोई सुने नहीं। तो ऐसे में आदमी किसको याद करता है? ऊपर वाले। उन्होंने याद किया, ऊपर वाला प्रकट हो गया। उसने कहा बेटा मैं आता तो नहीं इजी वे में, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुमने एक तो दिल से पुकारा, और दूसरा तुम इतने मेहनती हो कि तैरना नहीं जानते थे फिर भी बच गए, इसलिए मैं आया हूं। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो मांगो मांग लो, पर शर्त यह है एक बार में ही मिलेगा, दोबारा ऑप्शन नहीं है, सोच समझ के मांगना। बोलो क्या मांगते हो? पहले को पूछा, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा मौका मिला है तो अब। तो पता क्या बोलता है, मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। तो वरदान था, वो मालिक है दुनिया का। उसने कहा तथास्तु, और जैसे तथास्तु का एक गायब, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले वो अमेरिका का बना, मेरे को भारत का बना दो। तथास्तु, दूसरा गायब हो गया। अब कितने बचे? 1। उसको पूछा, बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस नहीं ला दो। तो वो अमेरिका हिंदुस्तानी फिर आ गए, फिर 3 हो गए। लेकिन ऊपर वाले को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा बेटा
ये अमेरिका मैं अब खुश नहीं हूं जितना सोच के आया। अरे ऑप्शन तो तेरे पास भी था। ये अमेरिका का बन गया, ये भारत का बन गया, तो तू भी कहीं का तो बनता। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया कहीं का तो बनता। तो उसने एक ही बात कही, बोले प्रभु सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं पर मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। यही वो उतार चढ़ाव है। इसमें जिस दिन आप निकल गए इस उतार चढ़ाव से, फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसमें जितनी भी बड़ी पीनार सिंह बना दे वो लाने से रोक नहीं सकती। तो निकल सकते हैं। निकले तो अगला मुकाम आएगा रॉयल्टी, जहां कम से कम 8% 25,000 से शुरू होती है। ये ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, कितनी भी हो सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत कम से कम 25 है, 8%। और रॉयल्टी के लिए ही इस सिस्टम को करना चाहिए जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आपको समझाई होगी प्लान में, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। तो आप चाहते हैं रॉयल्टी लेना? मैं फार्मूला दूं रॉयल्टी का? आप अपनी अप्लायंस से समझ लेना कि रॉयल्टी बोलते किसको है। पहला, जब भी आप यहां हो आपको अपने समझने के लिए मीटिंग में नहीं आना। आप तो समझ ही रहे हो इतने साल से। आपको अपने साथ कम से कम 2 लोगों को लाना है जिनको ये अभी समझ में नहीं आ रहा। अब आप सोचोगे मैं उनको घर ही समझा दूं तो क्या तकलीफ है, या टिकट लूं, गर्मी में बैठूं, ये घर समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? या बहुत सारे लोग हैं और ये जानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग पड़ोसी को बोलते थे, जब शाम को मेरा बच्चा आए थोड़ा सा बैठ के समझाना ना, तो वो मन मन सोचता था तुम्हारा है, तुमसे नहीं समझता। नहीं समझता। और फिर भी डाउट है। या टीचर है हमारे भी, हाथ खड़ा करेगा, काफी टीचर है, और यार जी भी आए हैं और बाकी काफी टीचर है। आपको मेरी बात पे विश्वास न हो, आप बाहर निकल के इनसे पूछना। इनके घर 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते, इनका तीसरे के पास जाता है। इनके घर दूसरों के आते हैं और इनका तीसरे के पास जाता है। क्यों? वो इनका है और वो इनसे समझेगा नहीं। तो इस सिस्टम में आप अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को समझा ही नहीं सकते। इसमें तीसरा आदमी ही समझाएगा। तो ला सकते हैं। रॉयल्टी जितनी जल्दी चाहिए उतनी संख्या बढ़ाओ, लेकिन 2 लाने हैं कम से कम। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, आने पड़ेगा। ये अमित जी आएंगे नहीं। मीटिंग वाले दिन सारे काम आएंगे इनके। उसी दिन बारिश हो जाएगी खाली इनके क्षेत्र में। उसी दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी मीटिंग वाले दिन। ये पता मैं क्यों करूं? मैं देख रहा हूं ना 20 साल से, मेरे साथ तो हुआ है ये। याद करो वो दिन जिस दिन पहली बार स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाए गए थे। पहले दिन कोई आता नहीं, ये भी आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। और ये बच्चा पहले दिन छुप जाता है और माँ को पता होता है, पिता को नहीं हो, पिता ढूंढता है। ये भी मीटिंग वाले दिन छिप जाएंगे। अच्छा पिता ढूंढ लेता है और अच्छा एप्लाइन ढूंढ लेता है। अच्छा पिता ढूंढ लेता है और अच्छा एप्लाइन ढूंढ लेता है। और जब वो पिता उस बच्चे को लेके चलता है ना, ये रोता है बहुत, चिल्लाएगा। ये भी मीटिंग वाले दिन रोएंगे। वो बच्चा पता क्या बोला? बस पापा आज छोड़ दो, मैं कल चलूंगा। ये भी कहते अरे आज बहुत काम है और आज ही चलो। वो पिता भी नहीं छोड़ता, अच्छा पिता नहीं छोड़ता और अच्छा एप्लाई नहीं छोड़ता। और रास्ते में पता है पिता ले जाते, देखना कभी वो आपको याद आएगा। आप तो गए हो ना शुरू में, हल्का सा पिता का हाथ ढीला पड़ा, ये छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। कुछ बहाना नहीं मिलता, सुसु आ रहा पापा, मेरे को सुसु आ रहा।
तो अच्छा पिता कहता मैं यहीं खड़ा हूं, तू कर। ये भी मीटिंग के बीच में रास्ते में पता क्या 2 मिनट का काम था इस ऑफिस में, मैं खड़ा हूं 5 मिनट करके आ, पर लेके ही जाऊंगा। अच्छा पिता नहीं छोड़ता और अच्छा एम्प्लॉय नहीं छोड़ता। जब वो उस स्कूल में बैठा देता है, यानी इस मीटिंग में आके आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गया और उस स्कूल में वो पहली बार बच्चा पहुंचा, उस बच्चे से एकांत में पूछना अभी तेरा दुश्मन कौन है? पापा। और पापा भी नहीं बोलता, वो तो रेस्पेक्टेड शब्द है। ये जो बाप है ना यार, और ये भी जब मीटिंग में शुरू में तालियां चलती है ना, ये देखता ही रहता है उसको। मैं इसीलिए नहीं आना चाहता था, सीट नहीं मिली, 150 रुपए ले लिए, भागने की बहुत कोशिश की, छोड़ा नहीं। लेकिन जिस दिन वो बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, पूरा जिला इकट्ठा होता है, तो उसको पूछा जाता है उसके बॉस के द्वारा इस IAS बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो वो अपने पिताजी का नाम अनाउंस करता है और वो एक ही लाइन बोलता है, मेरे पिताजी को स्टेज पर बुलाया जाए, अपने मेडल अपने हार सब उनके चरणों में रख देता है और अपने सीनियर को बोलता है सर मैं आज भी याद करता हूं वो पहला दिन, अगर ये पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते मैं आज इस जगह नहीं होता। तो आपको आज एहसास नहीं होगा, जब आप बनोगे स्टार रूबी सफायर डायमंड, तब आपको याद आएगा कि मेरी अप्लाइन अगर उस दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करती आज मैं इस मुकाम पर नहीं। तो 26 जुलाई है, 23 जुलाई को मिस्टर कदम सिंह जी